हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा पाठ है उसका शीर्षक है डायरी के पन्ने, जिसकी लेखिका हैं एन फ्रैंक। बच्चों, डायरी के पन्ने बुक सन 1947 में सबसे पहले डच भाषा में प्रकाशित हुई। उसके बाद सन 1952 में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नामक शीर्षक से इसे दोबारा अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया और इसका हिंदी अनुवाद सूरज प्रकाश जी ने किया है। बच्चों, इस डायरी की खासियत यह है कि इस डायरी की लेखिका एन फ्रैंक ने हिटलर के अत्याचारों तथा द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के परिणामों को खुद अपनी आंखों से देखा और झेला भी। उन्हें बहुत ही छोटी सी उम्र में इतिहास के सबसे खौफनाक व दर्दनाक अनुभव से गुजरना पड़ा। इसी दर्दनाक और खौफनाक अनुभव को उन्होंने एक डायरी के माध्यम से दुनिया के लोगों तक पहुंचाया। धीरे धीरे यह डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के समय नीदरलैंड के यहूदी परिवारों पर हिटलर के अत्याचार काफी बढ़ गए थे। हिटलर ने गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। यहूदी लोग अपने परिवार तथा खुद की जान बचाने के लिए गुप्त स्थानों पर छुपकर रहने को मजबूर हो गए। ये कहानी भी ऐसे ही दो यहूदी परिवारों की है जिन्होंने हिटलर के अत्याचारों से अपनी जान बचाने के लिए लगभग 2 वर्ष का समय एक साथ एक अज्ञात जगह पर छुपकर बिताया। उसमें एक तो लेखिका का अपना ही परिवार है और दूसरा मिस्टर वान दान का परिवार है। मिस्टर वान दान लेखिका के पिता के दोस्त भी हैं और उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं। एन फ्रैंक ने उन्हीं 2 सालों में उनकी कैसी दिनचर्या थी, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, इस सब के बारे में विस्तार से इस डायरी में वर्णन किया है। यह डायरी 2 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई है। 4 अगस्त 1944 को किसी ने इनके गुप्त स्थान में होने की सूचना पुलिस को दे दी और नाजी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। 1945 में एन फ्रैंक की अकाल मृत्यु हो गई। बच्चों, एन फ्रैंक के पास एक गुड़िया थी जिसका नाम किट्टी था और इसी किट्टी को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक ने अपनी पूरी डायरी लिखी है। चलिए अब खोलते हैं एन फ्रैंक की डायरी का पहला पन्ना, जो उन्होंने बुधवार 8 जुलाई 1942 को अपनी किट्टी नाम की गुड़िया को संबोधित करते हुए लिखा था। उन्होंने लिखा, प्यारी किट्टी, रविवार को दोपहर 3 बजे उनकी 16 वर्षीय बड़ी बहन मार्गोट को एएसएस से बुलावा आया था और उन्हें यातना शिविर में बुलाया गया है। बच्चों, उस समय यातना शिविर में यहूदी परिवारों को बुलाया जाता था और उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। लेखिका आगे लिखती हैं कि जब से उनकी बड़ी बहन मार्गोट को यातना शिविर से बुलावा आया है, बस उसी समय से हमारे जीवन में उथल पुथल मची हुई है और अब हमें अपने ही घर में एक एक पल काटना भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 10 सैनिक कभी भी आकर मार्गोट को ले जा सकते हैं। पहले हमारी योजना 16 जुलाई को गुप्त स्थान में जाने की थी, लेकिन अब हम जल्दी से जल्दी अपना घर छोड़कर अज्ञातवास में जाना चाहते हैं। मिस्टर वान दान का परिवार भी हमारे साथ गुप्त आवास में आना चाहता है। इसीलिए हम दोनों परिवारों के सातों सदस्य यानी एन के माता पिता, एन की बड़ी बहन मार्गोट, मिस्टर वान दान, मिसेज वान दान और उनका बेटा पीटर ने अपना अपना जरूरी सामान समेटकर गुप्त आवास में जाने की तैयारी की। मिस्टर डसेल बाद में हमारे साथ रहने आए। एन फ्रैंक कहती हैं कि अज्ञातवास में जाने से पहले मैंने अपने बैग में एक डायरी, स्कूली किताबें, रुमाल, कुछ पुरानी चिट्ठियां, कुछ मैगजीन आदि भर ली, क्योंकि मेरे लिए कपड़ों से ज्यादा ये चीजें महत्वपूर्ण हैं और मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से ही बहुत ही आतंकित थी। उनका अगला पत्र है गुरुवार 9 जुलाई 1942 का, जिसमें वे बताती हैं कि 6 जुलाई 1942 को वे सभी लोग सामान से भरे हुए अपने बड़े बड़े थैलों को अपने कंधे पर उठाए गुप्त स्थान पर चल पड़े। उनके सीने पर चमकता हुआ एक पीला सितारा लगा हुआ था। दरअसल हिटलर के शासन काल में यहूदियों को अपनी पहचान बताने के लिए सीने में पीला सितारा लगाना आवश्यक था। लेखिका आगे बताती है कि उनका नया घर उनके पिता के ऑफिस की ही एक इमारत में था। यह भवन गोदाम और भंडार घर के रूप
रूप में प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसी जाती थी। इसके बाद लेखिका अपने नए घर का पूरा खाका अपने पत्र में देती हैं कि कमरे, सीढ़ियाँ और दरवाजे कहाँ कहाँ हैं, कहाँ क्या काम होता है और उन्हें कौन से कमरे में रहना है। शुक्रवार 10 जुलाई 1942 के पत्र में वे बताती हैं कि नए घर में उनका पहला और दूसरा दिन सामान व्यवस्थित करने में ही बीत गया। उनकी माँ और बड़ी बहन बुरी तरह से थक गई थी, मगर वे अपने पिता के साथ नए घर को व्यवस्थित करने में लगी रही, जिस कारण शाम तक वे भी थक चुकी थी। एन फ्रैंक कहती हैं कि बुधवार तक तो उन्हें यह सोचने की फुर्सत ही नहीं थी कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। एन फ्रैंक का अगला पत्र है शनिवार 28 नवंबर 1942 का। इस पत्र में वे बताती हैं कि हम अपने घर में लाइट और राशन कुछ ज्यादा ही खर्च कर रहे हैं। हमें इन दोनों को ही किफायत से चलाना होगा, वरना हमें मुसीबत हो सकती है। वे ये भी बताती हैं कि शाम को 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है, मगर अज्ञातवास में होने के कारण वे रात में लाइट नहीं जला सकती, क्योंकि पड़ोसियों को लाइट देखकर उनके वहां होने का शक हो जाएगा। इसीलिए वे रात में पढ़ाई भी नहीं कर सकती हैं, मगर वे अन्य कामों में अपना समय बिताने की कोशिश करती हैं। एन फ्रैंक कहती हैं कि दिन में तो वे पर्दा हटाकर बाहर नहीं देख सकती हैं, इसीलिए उन्होंने रात में दूरबीन से पड़ोसियों के घरों में ताक झांक कर अपना वक्त गुजारने का एक नया ही तरीका खोज लिया है। यहाँ पर लेखिका मिस्टर डसेल के बारे में भी बताती हैं। वे कहती हैं कि मिस्टर डसेल वैसे तो बच्चों को बहुत अधिक प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी वे उनके भाषण सुनकर बोर हो जाती हैं, क्योंकि वे हर वक्त उन्हें उपदेश देते रहते हैं और अनुशासन संबंधी बातें ही सिखाते रहते हैं। वे कहती हैं कि मिस्टर डसेल थोड़े चुगलखोर टाइप के भी हैं। वे उनकी सारी बातें जाकर उनकी मम्मी को बता देते हैं। लेखिका कहती हैं कि बार बार उन्हें उनकी कमियों और बुराइयों के बारे में बताया जाता है, जो उन्हें काफी बुरा लगता है। एन फ्रैंक कहती हैं कि मीन मेख निकालने वाले परिवार में अगर आप केंद्र में हो और हर तरफ से आपको दुत्कारा या फटकारा जाए तो इसे झेलना आसान नहीं होता है, लेकिन रात में बिस्तर में लेटकर मैं अपने पापों, कमियों और कामों के बारे में सोचती हूँ। मुझे अपने आप पर हंसना और रोना दोनों आता है। यहाँ पर लेखिका खुद का आकलन करती है, जो उन्हें अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व बनाता है। अगला पत्र है शुक्रवार 19 मार्च 1943 का। इस पत्र में एन फ्रैंक बताती हैं कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में है। यह खबर फैल रही है। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित हो गई है, जो कालाबाजारी करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। लेखिका घायल सैनिकों व हिटलर के बीच की बातचीत को रेडियो में सुनती हैं, जिसमें घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस करते हैं। शुक्रवार 23 जनवरी 1944 के पत्र में एन फ्रैंक बताती हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से उन्हें परिवार के वंश वृक्ष और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि पैदा हो गई है। वे अपने स्कूल का काम भी बड़ी मेहनत से करती हैं और अपना रविवार का दिन अपने प्रिय कलाकारों की तस्वीरों को देखने में गुजारती हैं। हर सोमवार मिस्टर कुगलर उनके लिए सिनेमा एंड थिएटर की एक पत्रिका लाते हैं। हालांकि परिवार के लोग इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं। वे रोज नई नई केस सज्जा बनाकर आती हैं, तो सभी लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वे अमुक फिल्म स्टार की नकल कर रही हैं, जिससे उनका मन काफी आहत होता है। उनका अगला पत्र है बुधवार 28 जनवरी 1944 का, जिसमें एन फ्रैंक बताती हैं कि हर दिन घर के 8 लोग अपनी वही पुरानी कहानी एक दूसरे को सुनाते हैं, जिसे सुनकर अब वे बोर हो चुकी हैं। नया सुनने व बोलने को कुछ नहीं है। इस बात से लेखिका के मन की घुटन का पता चलता है। बुधवार 29 मार्च 1944 के अपने पत्र में एन फ्रैंक बताती हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा है कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरी और पत्रों का संग्रह कर लिया जाएगा। यह खबर आते ही सबने उनकी डायरी को पढ़ना चाहा, लेकिन वे इस प्रसारण के बाद बहुत ही गंभीरता से अपनी डायरी में हर बात लिखने लगी। एन फ्रैंक अपनी डायरी को एक ऐसे शीर्षक के साथ छपवाने की बात करती हैं जिससे लोग उनकी कहानी को एक जासूसी कहानी समझे। वे
कहती हैं कि युद्ध के 10 साल बाद लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि यहूदियों ने अज्ञातवास में कैसी जिंदगी बिताई। वे आगे बताती हैं कि सामान खरीदने के लिए अब घंटों लाइन में लगना पड़ता है। चोरी चकारी की घटनाएं भी उनके इलाके में काफी बढ़ गई हैं। मंगलवार 11 अप्रैल 1944 को लिखे अपने पत्र में एन फ्रैंक बताती हैं कि शनिवार 2 बजे के आसपास गोलाबारी हुई। रविवार दोपहर उन्होंने अपने दोस्त पीटर को बुलाया। पीटर के आने के बाद उन्होंने काफी देर तक बातें की। दोनों ने मिलकर मिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना भी बनाई थी। उसी रात उनके घर सेंधमारी की घटना भी हुई, जिसे वे गुप्त आवास में रहने की मजबूरी के कारण किसी को बता नहीं सकते, मगर इस घटना के बाद सभी लोग अंदर से डरे हुए हैं। मंगलवार 13 जून 1944 को लिखा यह उनका अंतिम पत्र है, जिसमें एन फ्रैंक बताती हैं कि आज वे 15 वर्ष की हो गई हैं और उन्हें उपहार स्वरूप पुस्तकें, जैम की शीशी, बिस्किट, सोने का ब्रेसलेट, मिठाइयाँ और लिखने की कई कॉपियाँ मिली हैं और पीटर ने उन्हें फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता भेंट किया है। वे आगे बताती हैं कि मौसम खराब है और हमले जारी हैं। चर्चिल उन फ्रांसीसी गांवों में भी गए थे जो अभी अभी ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता, वे उन्हें जन्मजात बहादुर मानती हैं। पत्र में वे आगे बताती हैं कि मिस्टर वान दान और मिस्टर डसेल उन्हें घमंडी और अक्खड़ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। वे भी उन्हें मूर्खाधिराज की उपाधि देती हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने मन की बात लिखी है कि उन्हें कोई भी ढंग से नहीं समझता है और वे अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझने वाले व्यक्ति की तलाश में हैं। वे पीटर के बारे में भी बताती हैं कि पीटर उसे एक अच्छे दोस्त की तरह प्यार करता है, मगर वह उसकी दीवानी है और उसके लिए तड़पती हैं। पीटर अच्छा और भला लड़का है, परंतु वे उसके धार्मिक तथा खाने पीने संबंधी बातों से नफरत करती हैं। वह शांति प्रिय, सहनशील और बेहद आत्मीय व्यक्ति है। वह एन की गलत बातों को भी सहन कर जाता है। वह बहुत ही अधिक घुन्ना है। इस पत्र में एन फ्रैंक यह भी बताती हैं कि वे काफी दिनों से बाहर नहीं निकली हैं, इसीलिए वे प्रकृति को देखना चाहती हैं। एक दिन गर्मी की रात उन्हें चांद देखने की इच्छा हुई, मगर चांदनी अधिक होने के कारण वे खिड़की नहीं खोल पाई। आखिरकार बरसात के समय खिड़की खोलकर बादलों की लुक्का छुपी देखने का अवसर भी उन्हें करीबन 1.5 साल बाद मिला। वे कहती हैं कि प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए अस्पताल और जेलों में बंद लोग तरसते हैं। आसमान, बादलों, चांद सितारों को देखकर उन्हें शांति और आशा मिलती है। प्रकृति शांति पाने की रामबाण दवा है। वह हमें विनम्रता प्रदान करती है। एन फ्रैंक आगे कहती हैं कि मौत के खिलाफ मनुष्य किताब में उन्होंने पढ़ा था कि युद्ध में एक सैनिक को जितनी तकलीफ और पीड़ा से गुजरना पड़ता है, उससे कई अधिक पीड़ा और तकलीफ तो औरत को बच्चा पैदा करने वक्त सहन करना पड़ता है। बच्चा पैदा करने के बाद औरत का आकर्षण समाप्त हो जाता है, मगर फिर भी औरत मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखती है। एन कहती हैं कि महिलाओं को भी एक बहादुर सैनिक के जैसे ही दर्जा व सम्मान मिलना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों के बारे में वे कहती हैं कि उसे लगता है कि पुरुषों की शारीरिक क्षमता अधिक होती है, जिस वजह से उन्होंने महिलाओं पर शुरू से ही शासन किया। लेकिन अब समय बदल गया है। शिक्षा और प्रगति ने महिलाओं की आंखें खोल दी हैं। कई देशों ने महिलाओं को बराबरी का हक दिया है। आधुनिक महिलाएं समाज में अपनी बराबरी चाहती हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे पैदा करना बंद कर देना चाहिए। यह प्रकृति का कार्य है और इसे उन्हें करते रहना चाहिए। संसार के जिस हिस्से में हम रहते हैं वहां जन्म अनिवार्य है, इसे टाला नहीं जा सकता है। इसीलिए महिलाओं को भी पुरुषों की तरह ही सम्मान मिलना चाहिए। अंत में एन फ्रैंक विश्वास जताती हैं कि अगली सदी तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि सिर्फ बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। तो बच्चों, ये था डायरी के पन्ने पाठ का सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी सारांश को अगर आप और विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट कीप इंस्पायर
inspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।